नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। और स्वागत है आप सबका आरबी ग्रुप डी की विशेष वीडियो सीरीज में। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और साथ में डिस्कस कर रहे हैं कि इनके ऊपर और किस तरह के सवाल बन सकते हैं और बिल्कुल वैसे सवाल बन भी रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है। तो इस वीडियो सीरीज को फॉलो करें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैथ्स की भी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं आरआरबी ग्रुप डी की, और वो क्लास डेली जाती है। तो डेली आप उस एनालिसिस को देखें और जो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन है उसको एक धार दे सकते हैं कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं और किस तरह से हमें अपनी स्ट्रैटेजी को उस अकॉर्डिंग रखना है। क्योंकि आजकल का ज़माना ही है, स्मार्ट वर्क करें और अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ें। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है कि सही चीज़ें हमें पता हो कि किस तरह की चीज़ें से पढ़ाई करनी है, तो हम बिल्कुल अच्छा स्कोर करेंगे। अब गलत दिशा में पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ने के दौरान पढ़ लो तो कुछ फ़ायदा करेगा नहीं। तो सही दिशा में पढ़ना पता चलेगा जब हम जो क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनसे क्या सवाल अन्य तरह के बन रहे हैं, एक पैटर्न को जब हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। पैटर्न को पकड़ने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह की वीडियोस को आप डेली ज़रूर देखें। तो अब साइंस की जहाँ तक बात करें तो साइंस में जो सवाल आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अब चेंज नहीं हो रहा है। उसमें पैटर्न थोड़ा बहुत एक दो चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं, बट जो ओवरऑल चीज़ है जैसे कि ऑप्टिक्स पूछा ही जा रहा है, पीरियोडिक टेबल हर सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा ही जा रहा है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में सवाल पूछे ही जा रहे हैं। तो आपको देखो सीधा सीधा पैटर्न है कि यही इन चीज़ों से सवाल जरूर पे जरूर आ रहा है। तो इन चीज़ों को सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल जिस तरह का आ रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या सवाल आ रहा है, एक बार देख लो। सवाल कहता है कि मिनिमम डेविएशन ऑफ विच लाइट टेक प्लेस इन प्रिज्म। प्रिज्म में सबसे कम विचलन करने वाला प्रकाश कौन सा है। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है, इस तरह का डिवाइस होता है, कांच का टुकड़ा होता है। और इसका खासियत क्या होती है, उस पर आप सफ़ेद लाइट डालोगे, सफ़ेद लाइट, एक मिनट दोस्तों, हाँ ठीक है। तो उसकी खासियत क्या होती है दोस्तों, इस पर अगर आप सफ़ेद लाइट डालोगे, वाइट लाइट डालोगे, तो क्या होता है, इसके बाहर वाइट लाइट जो है 7 कलरों में, 7 रंगों में ये आ जाता है। ठीक है, 7 रंग कौन कौन से होते हैं, ये होता है रेड और ये होता है वायलेट। इनके बीचों का जो संगम होता है वो 7 रंगों का संगम होता है, जो हमें क्या होता है इंद्रधनुष में भी दिखता है। तो सीधा से इस फॉर्मूले को याद करने का, विब गए योर। ठीक है, तो क्या होता है, वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। ठीक है, तो ये जो लाइट्स होती हैं, ये प्रकाश की जो किरण होती है उसमें ये बेसिकली क्या होता है, यही 7 लाइट होता है जो हमें दिखाई देता है। ओके, तो बस क्या होता है, ये 7 लाइट अब क्या है, हमें कैसे पता चलता है, तो हमें प्रिज्म में पता चलता है। और प्रिज्म में कैसे पता चल जाता है, तो दोस्तों अगर आप अपवर्तन जानते हो, रिफ्रैक्शन जानते हो, तो क्या होता है कि जो लाइट होता है एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाता है, तो अपने जो रास्ता है उसको थोड़ा सा डेविएट करता है, वहाँ से थोड़ा सा बेंड हो जाता है, थोड़ा सा झुक जाता है। तो ये वाइट लाइट है, ये झुकता है। तो इसमें जो 7 लाइट है, सबको झुकने का जो होता है वो तरीका अलग अलग होता है ना। तो सबसे अधिक कौन झुकता है, सबसे अधिक झुकता है वायलेट और सबसे कम झुकता है रेड। ऐसा क्यों होता है, रेड का जो वेवलेंथ होता है, जो तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य रेड का क्या होता है दोस्तों, सबसे अधिक होता है रेड। ठीक है, और ये किससे कहाँ से कहाँ तक होता है, ये भी सवाल बन सकता है कि विजिबल लाइट है, कहाँ से कहाँ तक का इसका तरंग दैर्ध्य होता है। तो ये होता है दोस्तों 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक जो होता है इसका वेवलेंथ होता है। स्पीड क्या होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होता है। ठीक है, अब देखो जो इसका अलग अलग वेवलेंथ, सब अलग अलग वेवलेंथ से यहाँ पे मुड़ जाते हैं। तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है वो क्या होता है, वो सबसे कम मुड़ता है। और जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है जो सबसे ज़्यादा मुड़ता है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने यहाँ पे। तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है वो क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुड़ जाएगा। जिसका वेवलेंथ जो सबसे अधिक होगा वो उतना नहीं मुड़ेगा, और थोड़ा सा कम ही मुड़ेगा। तो रेड जो होता है सबसे कम क्या होता है, मुड़ता है, और वायलेट जो है सबसे ज़्यादा मुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो सबसे कम कौन मुड़ रहा है, रेड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रेड, यानी कि जो लाल रंग है देखो यहाँ पे सबसे कम वो मुड़ने का काम करता है। ओके, और सवाल पूछा जाए सबसे अधिक कौन मुड़ता है, सबसे अधिक मुड़ता है दोस्तों वायलेट, यानी कि बैंगनी कलर जो है वो सबसे अधिक जो है यहाँ पे मुड़ रहा है, आप देख रहे हो। ठीक है, अच्छा एक सवाल यहाँ पे और बन सकता है कि अगर ऐसा ही एक प्रिज्म उल्टा यहाँ पे लगा दिया जाए तो क्या होगा। सीधा एक प्रिज्म यहाँ पे इसके सामने उल्टा लगा दिया तो क्या होगा, तो सारे लाइट जो अलग हुए हैं वहाँ पे आके फिर से दोबारा मिल जाएंगे और हमें
जो इसका जिसकी बाहर से जो लाइट निकलेगी वो कौन सा होगा, वो फिर से सफ़ेद रंग का लाइट वहाँ पे आपको फिर से देखने को मिल जाएगा अगर इसे वापस से हम क्या कर दें, उल्टा कर दें। जी हाँ, तो ये सब एक्सपेरिमेंट किन्होंने किया था, यही सब हमारे न्यूटन साहब ने किया था और इन्होंने इस पे रिफ्रैक्शन में काफ़ी सारा काम किया हुआ है। तो सवाल आपको अब जानना है कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो ये सवाल से प्रिज्म का पूछा गया है। तो सवाल अब ये भी आ सकता है कि वेवलेंथ से संबंधित सवाल, किसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, किसका सबसे कम होता है, इस तरह का। और आजकल देख लो स्टेटमेंट बेस्ड भी सवाल आ रहे हैं, कथन देख के पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, इस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो उस बेस्ड भी सवाल पूछे जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप सीधा याद कर लोगे कि रेड जो है सबसे अधिक मुड़ता है या वायलेट जो है सबसे रेड जो सबसे कम मुड़ता है, वायलेट जो सबसे अधिक मुड़ता है, तो आप सवाल बना पाओगे। ऐसा भी हो सकता है स्टेटमेंट के रूप में भी सवाल पूछा जा सके। तो हमें हर तरह से जो है प्रैक्टिस करना है। हर तरह से प्रैक्टिस कब होगा, जब आप कॉन्सेप्ट को जो है वो अच्छे से एक एक चीज़ की एक एक बारीकी को थोड़ा सा नज़र रखोगे, एनसीईआरटी किताबों को फॉलो करोगे। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात यही है, हर शिफ्ट में यही बताता हूँ, एनसीईआरटी किताबों से ही सवाल बन रहे हैं। एनसीईआरटी किताबों को अच्छे से पढ़ लेना है। 9 और 10th को तो अच्छे से ही पढ़ लो, ठीक है। पहले सबसे पहली बात तो ये कि 9 और 10th की किताबों को सबसे अच्छे से पढ़ लो, अधिकतम क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, अधिकतम। ओके, बायोलॉजी की अगर बात करें, जीव विज्ञान की, तो पूरा का पूरा 9 10th के एनसीईआरटी से ही पूछा जा रहा है। वहाँ से एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट से उठा के जो है सवाल दाग दिया जा रहा है। ओके, इमेज फॉर्मेशन सवाल पूछा जा रहा है कनकेव लेंस से। कनकेव लेंस से इमेज कैसा बनता है, देख तो हमेशा जो होता है कनकेव लेंस इमेज जो होता है उसके फोकल दूरी पर बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों, फोकल दूरी पे ही इसका हमेशा प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम बात करें कनकेव लेंस की, यानी कि अगर हम बात करें अवतल लेंस की, तो हमेशा क्या होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, हमेशा ही आभासी होगा, यानी कि वर्चुअल होगा, सीधा होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है, और जो है वो छोटा होगा। वस्तु के आकार से जो होगा प्रतिबिंब का आकार हमेशा छोटा होगा, अगर हम बात करें अवतल लेंस की। आगे बढ़े, कन्वेक्स लेंस की जो है अलग अलग सिचुएशन में क्या कैसे तरह से इमेज बनते हैं, ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे कि किस सिचुएशन में किस तरह का इमेज बनता है। अगर आप ये डाटा थोड़ा सा याद रखोगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑप्शन से एलिमिनेट करके सवाल बना पाओगे। कैसे, ये हम अभी तुरंत जानेंगे। तो देखो, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो क्या बनता है इमेज, तब जो है जो प्रतिबिंब बनता है वहाँ पे बनता है फोकल। मैक्सिमम केस में, अधिकतर केस में आप देखो, अगर जो वस्तु जो अगर फोकल लेंथ पर, उस केस को अगर हम हटा दें तो सारे ही केस में क्या बन रहा है, वास्तविक इमेज छवि बन रही है, यानी कि रियल इमेज बन रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर जैसे जैसे आप यहाँ पे देखो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, क्या जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, फोकस पे देखो, फोकस बन रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो देखो देख लो इमेज का जो आकार है वो क्या हो रहा है, वो वहाँ पे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े इमेज का आकार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ओके, एक ही केस जो होता है जिसमें बोलता है कि यहाँ पे जो इमेज है वो आभासी बनता है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि उत्तल दर्पण में जो है, उत्तल लेंस में जो है आभासी जो छवि है वो कब बनेगी, वो तब बनेगी जो वस्तु जब है कहाँ पे, फोकल दूरी पर रहेगी। जी हाँ, तो कहाँ कहाँ सवाल बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और कहीं से टॉपिक पर सवाल बन रहा है तो हम जानेंगे ही, पर जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सेक्शन है, तीनों से अच्छे अच्छे सवाल बन रहे हैं। अगर एवरेज की बात करें तो तीनों से समान नंबर के प्रश्न बन रहे हैं। एवरेज अगर टोटल का ले लें, किसी अपने बायोलॉजी से अधिक पूछ देता है, किसी में फिजिक्स से अधिक पूछ देता है, पर कुल मिलाकर बात करें तो सब में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में बराबर बराबर तरह के सवाल पूछ रहे हैं। और फिजिक्स में आपको पता ही है ऑप्टिक्स से सवाल क्या आता ही है, ऑप्टिक्स पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। आगे क्या सवाल बन रहा है यहाँ पर देखो, मिरर फॉर्म बाय साइन कन्वेक्शन। तो साइन कन्वेक्शन जिसे हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। चिन्ह परिपाटी समझना बहुत जरूरी है। तो चिन्ह परिपाटी कैसे समझेंगे, तो ये आपने जो एक्स वाई प्लेन अगर आप देखते होंगे तो वहाँ से समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये देखो, जैसे कि ये एक्स वाई प्लेन है ना, तो ऊपर क्या होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है, नीचे निगेटिव होता है। इस दिशा में क्या होता है, निगेटिव होता है, इस दिशा में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जी, तो चिन्ह परिपाटी बस कार्टेशियन प्लेन जो होता है हमारा उस पर आधारित होता है। तो आप ऐसे ही जो है एक्स वाई प्लेन जो होता है उसी पर आधारित चिन्ह परिपाटी होता है। तो इसको याद रखेंगे तो उसको अलग से आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिन्ह परिपाटी को अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, लेंस और मिरर दोनों में, यानी कि लेंस और जो दर्पण होता है दोनों में ये काम करता है।
तो वस्तु जो होती है हमेशा क्या होता है, हमेशा ये लेफ्ट साइड में रहता है। तो जो हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ये हमेशा क्या याद रखना है कि ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये हमें को याद रखना है एनी टाइम। अब वो ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, प्लस होता है, नीचे जाते हैं माइनस होता है। ये याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है। और बाएं मतलब क्या हो गया, नेगेटिव, और दाएं मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो दाएं जो भी हम डिस्टेंस लेंगे वो क्या बनेगा, पॉजिटिव होगा। बाएं जो भी लेंगे वो क्या बनेगा, वो नेगेटिव बनेगा। ठीक है, अब ये सवाल है, ये सवाल पूछा गया है। सवाल क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। तो सवाल देखते ही क्या करना है, हमको थोड़ा सा उसको प्रोसेस करने में थोड़ा सा समय देना है। 2 3 5 सेकंड 10 सेकंड का भी समय दे दो कि सवाल पूछ क्या रहा है। तो सवाल देख के अगर आपको न्यूमेरिकल टाइप लग रहा है तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा न्यूमेरिकल बनाने लग जाओगे। बट अगर आप सवाल ठीक से पढ़ रहो तो आप पता चल सकते हो कि अगर आपने वो याद रखा है कि जो किस सिचुएशन में किस तरह का जो है इमेज फॉर्मेशन हो रहा है लेंस के द्वारा या मिरर के द्वारा, तो आप ऐसे सवालों को आसानी से बस ऑप्शन देख के बना पाओगे। कैसे, अभी देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है सवाल, लेंस विथ पावर 4 डायोप्टर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। नेचर ऑफ द इमेज क्या होता है, 4 डायोप्टर क्षमता वाला एक लेंस, इसके सामने 30 सेंटीमीटर की वस्तु की एक छवि बनता है। छवि की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 डायोप्टर दिया हुआ है। ठीक है, 4 दिया हुआ यानी कि +4 दिया हुआ है। +4 का मतलब क्या होता है, जो लेंस है हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये उत्तल दर्पण है। क्यों, उत्तल दर्पण का ही क्या होता है, जो पावर होता है वो पॉजिटिव में होता है, अवतल का पावर जो होता है वो नेगेटिव में होता है। तो 4 डायोप्टर्स की क्षमता है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये तो है भाई हमारा क्या, उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब क्या सवाल पूछ रहा है कि इसका जो है 4 डायोप्टर है, तो 4 डायोप्टर तो कितना हो गया, इसका पावर कितना होगा, पावर तो 4 डायोप्टर है, इसका फोकल लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ होगा 1/4 डायोप्टर। ठीक है, 1/4 कितना हो गया, यानी 1/4 1 मीटर का, यानी कि 1 मीटर का 1/4 कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। सीधा सा गणित है दोस्तों, सीधा सा गणित है। 25 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इसका, 25 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा फोकल लेंथ, यानी कि फोकल दूरी 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि जो वस्तु है 30 सेंटीमीटर जो है इसके बगल में खड़ा है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको पता है कि अगर जो वस्तु है वो फोकल लेंथ के जस्ट इस साइड खड़ा है तो किस तरह का इमेज बनेगा। ठीक है, फोकल लेंथ के जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे खड़ा है तो किस तरह की इमेज बनेगा, आप देख लो। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये देखो कैसा इमेज बनेगा, ये बनेगा इनलार्ज्ड इमेज, बड़ा बनेगा। प्रकाश सही में मिल रहा है तो वास्तविक भी बनेगा, रियल भी बनेगा, और उल्टा तो बनेगा, रियल बन रहा है तो उल्टा तो बनेगा ही। तो हम सीधा सीधा टिक मार देंगे यहाँ पे क्या, रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज्ड। अब ऐसे सवाल को अगर हम सॉल्व करने लग जाएंगे तो क्या होगा, हमारा समय जाएगा और दूसरे सवालों में समय कम दे पाएंगे। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि सवाल क्या पूछ रहा है। अगर यहाँ पर निकालने लग जाएंगे कितना दूर पे बन रहा है और रियल बन रहा है, लार्ज बन रहा है, तो हमारा समय काफ़ी जाएगा। तो हम सीधा सीधा क्या करना है कि एकदम क्वेश्चन को समझना है, पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है और ऑप्शन देख के मार देना है। ठीक है, तो ऐसा सब जो सवाल आ रहे हैं उसमें वक्त नहीं गंवाना है। इस क्लासेस का मकसद यही है कि आप जो सवाल देख रहे हैं उसमें अपना वक्त भी कैसे बचा सकते हैं। वक्त बचा लोगे तो अच्छे सवालों पर अटेम्प्ट कर पाओगे और अच्छा जो है स्कोर कर पाओगे। अभी तक की बात करें तो 60-65 जो है वो एवरेज लोग स्कोर कर पा रहे हैं। तो सेफ अटेम्प्ट जिससे आपका एग्ज़ाम निकलेगा वो 70 to 75 प्लस का ही रख लो। 75 तक आपका जो है वो स्कोर अगर आप ला रहे हो तो आप सेफ जोन में पहुंच सकते हो। बाकी नॉर्मलाइजेशन की बात अलग है, उसका खेल, उसका गेम जो है वो अलग होता है। आपका टफ शिफ्ट मिल गया, नॉर्मलाइजेशन से आप अच्छा स्कोर कर लोगे। तो टफ शिफ्ट ज़्यादा मिल रहा है तो उसमें भी बहुत चिंता करने की बात नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में इन्हीं चीज़ों का थोड़ा बहुत ख्याल रखा जाता है। ओके, आगे बढ़े जाते हैं फिर। तो यहाँ पे फिजिक्स में बेसिकली जो 3 सेक्शन होते हैं उनमें किस तरह के सवाल आ रहे हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, देख लेते हैं। ऑप्टिक्स में हमें पता है न्यूमेरिकल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आ रहे हैं, फोकल लेंथ वगैरह पे, कर्वेचर पे आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो है वो सीधा सीधा सवाल कई बार पूछा गया कि फोकल लेंथ दिया होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होता है या इसका उल्टा निकालना होता है, और इसको साइन कन्वेंशन में ध्यान में रख के भी यहाँ से सवाल बन सकता है। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है दोस्तों, रेडियस का आधा होता है
अगर हम बात करें किसी मिरर की। तो ऐसा सवाल कई बार पूछा गया है और बहुत ही आसान है, सीधा सीधे भाग कर देना, सीधा सीधा गणित लगा देना है, ठीक है। जहाँ पे अब फोकल लेंथ की बड़ा थोड़ा सा इक्वेशन यहाँ बन रहा है, जहाँ पे सही में हमें निकालना है कि इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वगैरह निकालना है, जहाँ पे हमको मिरर फार्मूला वगैरह लग रहा है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, गणित लगाएंगे। और दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी में गणित तो पढ़ते ही हो, गणित की क्लासेस भी चल रही है अमित सर की, तो वो वहाँ पे कई सारे कैलकुलेशन के भी ट्रिप बताते हैं। तो वो ये नहीं बताते हैं कि ये आपको साइंस में यूज नहीं करना है, आपने सीख लिया, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। गणित तो गणित होता है, चाहे साइंस हो या मैथ हो, है ना। वो दंगल वाला डायलॉग था ना कि मिडल तो मिडल होता है, चाहे छोड़ा लाभो चाहे छोड़ी लाभो, वही बात है। तो गणित गणित होता है, आपको बस इस्तेमाल करना चाहिए। गणित काम ही होता है जो टूल इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे आप कैलकुलेशन फंसोगे, तब कैलकुलेशन के इजी ट्रिक्स से आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा सवाल बहुत बन रहा है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। ध्यान क्या रखना है, गड़बड़ कहाँ पे हो सकता है कि गड़बड़ यूनिट्स के टर्म में दे सकता है, जो कि हमने कई बार डिस्कस भी किया हुआ है। और गड़बड़ क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है कि आपने प्लस का माइनस कर दे, माइनस का प्लस कर दें। तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है, यहाँ पे गलतियाँ नहीं करनी है। गलतियाँ कब से नहीं करोगे, अधिक से अधिक आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, अधिक से अधिक आपको जहाँ से भी आपको सवाल मिले फोकल लेंथ के या मिरर फार्मूला के, आपको अधिक से अधिक उसको एक बार सॉल्व करते रहोगे तो आपको पता चले कहाँ कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो और उन गलतियों को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे हम ध्यान में अपने रख सकते हैं कि किसको पॉजिटिव लेना है, किसको निगेटिव लेना है। ये अभ्यास से होता है, ठीक है। मैं अपने तरीके से आपको बता दूंगा, बट अगर आप खुद से उन चीज़ों को अभ्यास करोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, हमेशा के लिए वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ओके। अगर मैकेनिक्स की बात करें तो वर्क एनर्जी पावर पे सवाल पूछा ही जा रहा है, सिंपल एक्सेलरेशन वगैरह पे सवाल पूछा जा रहा है, ये तो बहुत आसान होता है। बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ रेजिस्टेंस पे हर बार सवाल पूछ रहा है, इस सवाल को नहीं छोड़ना है। V = IR ये फॉर्मूला है, कोई भी दो देखिए तीसरा पूछा जा रहा है, ये हर शिफ्ट में आ रहा है, तो ये सवाल जो है मिस करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि एक सवाल पूछा गया था, रेजिस्टेंस इज हार्ड, वोल्टेज विल बी व्हाट, ठीक है। ये थोड़ा जैसे अलग तरह का सवाल है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सवाल क्या कह रहा था, एक मिनट थोड़ा सा क्लियर कर दो बोर्ड को। हाँ, सवाल क्या कह रहा था कि रेजिस्टेंस इज हार्ड, वोल्टेज विल बी, यानी कि प्रतिरोधकता को अगर हम आधा कर दें, प्रतिरोध को हम आधा कर दें तो करंट में क्या फर्क आएगा अगर जो विभवांतर जो वोल्टेज है वो सेम है, ठीक है। वोल्टेज सेम है, V = IR है, वोल्टेज सेम है। अब देखो, अगर हम रेजिस्टेंस को आधा कर दें और हमको इसको सेम ही रखना है तो हम क्या करना पड़ेगा, करंट को हम करना पड़ेगा दुगना, तब दो कट जाएगा, सेम रहेगा वैल्यू, ठीक है। सीधा सीधा गणित है, ये भी गणित है, इजी कैलकुलेट करने का तरीका है। क्या करना है, हमको करना है इसको बराबर। अब यहाँ पे आधा हो गया तो अब आधा को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना कर दिए, करंट को हम 2 से गुना कर दिए, करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा 2 गुना, इसका हो जाएगा सही उत्तर। ये सवाल पूछा गया दोस्तों, रेजिस्टेंस इज हाफ, वोल्टेज विल बी। अन्य टर्म में भी सवाल पूछा जा सकता है कि अगर रेजिस्टेंस सेम है, वोल्टेज को घटा बढ़ा रहे हैं तो करंट में क्या फर्क आएगा। इस तरह से भी सवाल जरूर पूछा जा सकता है। इसके अलावा फ्लेमिंग रूल्स मैग्नेटिज्म पे स्टेटमेंट्स वगैरह पूछे जा रहे हैं। तो पिछले शिफ्ट में इसकी हमने चर्चा की थी और उसको अच्छे समझा था कि फ्लेमिंग्स रूल्स क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है और इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। फ्लेमिंग्स का दोनों रूल, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से स्टेटमेंट के रूप में भी सवाल पूछे जा सकता है, ठीक है। एक सवाल ये पूछा गया था, हार्ड ऑब्जेक्ट्स की रेसिस्टिविटी को कंपेयर करने की बात की गई थी कि किसका रेसिस्टिविटी होता है वो अधिक होता है। तो जिसका रेजिस्टेंस आमतौर पे हम जानते हैं कि अधिक होता है, उसका रेसिस्टिविटी भी ऐसे अधिक ही होता है। तो देखो क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ब्रॉन्ज दिया हुआ है, सिल्वर दिया हुआ है, निक्रोम दिया हुआ है, आयरन दिया हुआ है। तो एक चीज़ हमको ध्यान रखना है, क्या सबसे पहला बात कि हमें ध्यान रखना है कि जो मेटल होता है उसकी प्रतिरोधकता जो होती है वो कम होती है। कैसे, जो मेटल होता है वो कंडक्टर होता है, जो कंडक्टर हो जो बिजली को आसानी से पास करने दे रहा है उसका प्रतिरोधकता क्या है, कम है। तो कंडक्टर जो है तो आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, सब तो क्या है, ये दोनों मेटल है, तो इसका जो होता है वो कंडक्टिविटी वो अधिक होता है, रेसिस्टिविटी जो होता है वो कम होता है। ये दोनों तो होगा नहीं। ब्रॉन्ज, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा एलॉयज वगैरह आता है, ठीक है। सबसे अधिक कौन सा होता है, सबसे अधिक जो कंडक्टिविटी इसका होता है उसका होता है मेटल का, मेटल में सबसे अधिक जो है तार पास कर सकता है। रेसिस्टिविटी इसको होता है इसका सबसे कम होता है, ठीक है। अगर हम इस क्रम में एक लगा दें तो सबसे कम किसका होगा, नॉन मेटल का होगा। जो धातुएं हैं वो सबसे अधिक उनका जो है रेसिस्टिविटी होगा, ठीक है। सबसे अधिक
वो जो बिजली को पास नहीं करने देंगे अपने थ्रू। सबसे अधिक रेजिस्टिविटी किसका होगा, नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल की बात करें तो किसका हो जाएगा, फिर हमारा एलॉयज वगैरह आ जाता है, सेमीकंडक्टर्स वगैरह आ जाता है, ठीक है। और सबसे अधिक किसका हो जाएगा दोस्तों, सबसे अधिक हो जाएगा मेटल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा दोस्तों निक्रोम, ठीक है। यहाँ पे आप रेजिस्टिविटी को कंपेयर कर सकते हो अलग अलग चीज़ों की। यहाँ पे देख रहे हो कंडक्टर, एलॉय, इंसुलेटर। इंसुलेटर वही जो कि बिजली को पास नहीं करने देते हैं। तो देखो सबसे अधिक क्या होता है यहाँ पे, सबसे अधिक कंडक्टर जो होता है वो सबसे अधिक जो कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी होती है वो इंसुलेटर्स की होती है, फिर एलॉयज, फिर कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। आप देखो निक्रोम जो है जितने भी लिस्ट है वहाँ पे सबसे नीचे में आया। अभी एनसीईआरटी का इमेज है, और एनसीईआरटी की अगर इस तरह की भी फोटोज़ को आप देखते रहो तो देखो सवाल जो है वहाँ से भी पूछा जा रहा है। तो एनसीईआरटी की किसी भी पार्ट से सवाल पूछा जा रहा है, पुस्तकों में अच्छे से पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। ये एक सवाल पूछा गया था बेंजीन के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इस बार कहें तो एक तरह से फेवरेट टॉपिक रह रहा है। सवाल क्या पूछा गया था और क्या सवाल पूछा जा सकता है, ये सब हम अभी जानेंगे, ठीक है। सवाल पर देख लेते हैं अच्छे से क्या कह रहा है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन पूछा जा रहा है क्या दोस्तों, बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दो तरह का बॉन्ड होता है। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा और इससे अधिक लेवल का सवाल इससे पूछा भी नहीं जाएगा। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड अगर आता है तो क्या सॉल्व करना है मैं बताता हूँ। किसी भी कंपाउंड में पूछा जा सकता है कि इसमें कितना पाई बॉन्ड है और कितना सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको उसका केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए पहली बात, और केमिकल स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बेंजीन क्या होता है, यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप में है और सारे पे आप देखो तो हाइड्रोजन एक एक ऐसे इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ये सारा कार्बन है ये सारा, और यहाँ पे सबके साथ एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन जो आपस में साइक्लिक चेन के रूप में इस तरह से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो दो कार्बन के बीच में यहाँ पे 3 जगह आपको दिख रहा होगा कि डबल बॉन्ड है, यानी कि 2 बॉन्ड है, और बाकी जगह क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो बेंजीन रिंग की अगर बात करें तो क्या होगा, 3 सिंगल बॉन्ड है और 3 जो है वो डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर सिर्फ कार्बन कार्बन की आपस की बात करें, सिर्फ कार्बन कार्बन में किस तरह का हो रहा है, तो देखने में आ रहा है कि 3 जो है सिंगल बॉन्ड है और 3 जो है वो डबल बॉन्ड है ना। अब कार्बन और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल अगर हम बात करें तो इसमें कुल मिला के सिंगल बॉन्ड जो आ रहे हैं 12 आ रहे हैं, और पाई बॉन्ड जो आ रहे हैं कितने, 3 आ रहे हैं। अब पाई बॉन्ड से इसको कैसे हम करते हैं, देखो 2 कार्बन है, अगर 2 कार्बन के बीच में 2 इस तरह का सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ रहा है, एक बॉन्ड हो जाता है क्या, सिग्मा, और दूसरा क्या हो जाता है, पाई बॉन्ड हो जाता है। तो हमेशा जब सिंगल बॉन्ड हो तो क्या हो जाएगा, जब सिंगल बॉन्ड हो तो क्या होगा, हमेशा जो है वो एक सिग्मा हो जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं होगा। अब कहीं भी अगर डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन कार्बन के बीच में जो है वो कहीं भी डबल बॉन्ड आ गया तो क्या होगा, तो जो होगा एक सिग्मा हो जाएगा और एक हो जाएगा क्या, पाई। तो बेंजीन की बात करें तो इसमें 3 पाई बॉन्ड है और 12 सिग्मा बॉन्ड है, माने कि सिग्मा बॉन्ड कौन कौन हो गया, कार्बन कार्बन के आपस के बॉन्ड को जरा जोड़ दें, और कार्बन हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड को हम आपस में जोड़ दें। तो सब कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड है और सब हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन के बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड, तो कितने हो गए टोटल, 12 बॉन्ड हो गए, ठीक है। तो 12 क्या हो गया, 12 इसमें हो गए सिग्मा बॉन्ड और 3 हो गए क्या इसमें पाई बॉन्ड, ठीक है। तो अक्सर क्या हो सकता है गलती, इसमें क्या कर सकते हैं हम, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तो कंसिडर कर लेंगे, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है उसको हम भूल जाएंगे। तो 6 सिग्मा और 6 पाई बना के यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बट यानी गलतियाँ नहीं करनी है, गलतियाँ कैसे कैसे अवॉइड करनी है ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है। अब ये सवाल पूछा गया तो और क्या सवाल पूछा जा सकता है, तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ, आप इसका पता लगाएं कि अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड। मैं बता रहा हूँ ये जरूर पूछा जाएगा, और आप इस पर रिसर्च करें और आप बताएं कि एक कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है तो दोस्तों इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड होता है और कितना पाई बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड के संबंध में एक सवाल और कर लेते हैं यहाँ पे।
ये आपको जरूर से करना है, ये आप याद रखेंगे। अब जैसे कि यही सवाल पूछ दिया जाएगा आपको मतलब कि कहते हैं कि ब्यूटीन के बारे में, किसके बारे में, ब्यूटीन के बारे में। यानी मतलब एक सिंगल बॉन्ड है और बाकी सारा क्या, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है। तो देखो इस तरह का बॉन्ड है। इसमें पूछा जाए कि ब्यूटीन में यानी कि C4H8 जो ब्यूटीन होता है, इसमें कितना जो है वो कितना सारा इसमें सिग्मा बॉन्ड और कितना सारा इसमें पाई बॉन्ड, ये सवाल पूछा गया। तो 4 कार्बन हमने बना लिया ऐसे। अब जहाँ जहाँ हाइड्रोजन बच रहा है वहाँ हम डाल देंगे। यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन डाल सकते हैं, क्योंकि एक जा चुका है कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कितना जा चुका है, कितना बच जाएगा, वहाँ पे हमको हाइड्रोजन बस डालते जाना है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन डाल सकते हैं आसानी से, यहाँ पे एक हाइड्रोजन डाल सकते हैं, ठीक है। देखो 2 यहाँ पे 4 5 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन डाल सकते हैं, कितने 3 डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कितना, C4H8, बिल्कुल C4H8 हो गया। तो देखो सिंगल बॉन्ड कितना सारा है, 1 2 3 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 यहाँ पे हो गया और 3 यहाँ पे हो गया, चौथा यहाँ पे हो गया और 5वां यहाँ पे हो गया यहाँ से, ठीक है। तो 4 यहाँ पे हो गया और 1 मिनट फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, ठीक है। फिर से इसको बना लेता हूँ। देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन है यहाँ पे, हाइड्रोजन 1 2 3, ठीक है, 4, यहाँ पे एक ही लगेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक ही लगेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा 3, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कितना, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने सारे हैं इसमें, इस तरह से और पूछा जा सकता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने सारे हैं। तो देखो कितने सारे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, 8 है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितने सारे हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है 1 2, कितने हो गए 2, ठीक है। और इनके बीच की बात करें तो ये भी एक क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, तो कितना हो गया 3 3, 2 + 1 3, यानी कि 11 जो इसमें सिग्मा बॉन्ड हो गया आएगा और एक डबल बॉन्ड रखा है तो एक जो हो जाएगा पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड दिया जाएगा उसमें तो एक सिग्मा रहेगा और एक क्या रहेगा, एक पाई रहेगा। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या रहेगा ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, पर क्या है इसको जरूर से। तो इस तरह से हम डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड निकाल सकते हैं। ये एक बेंजीन के लिए पूछा गया है, किसी और कंपाउंड के लिए भी पूछा जा सकता है। केमिकल फार्मूला वगैरह सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं, जैसे कि C3H6 को पूछा जा सकता है किस तरह से ये मतलब कि एक C3H6 देखिए पूछा गया कि प्रोपेन है कि प्रोपीन है कि क्या है, प्रोपाइन है, ठीक है। तो C3H6 दिया हुआ है, हाइड्रोजन कार्बन का ही चेन है, ये हम समझ गए। तो अब हमको क्या करना है, फार्मूला को पता है कि अल्केन यानी सिंगल बॉन्ड है तो उसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इन है तो क्या होता है CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड वाला आइन है तो क्या होता है CnH2n-2। तो किस पे बेस्ट है ये, C3, 3 दूने 6, इसी पे बेस्ट है। तो सीधा सीधे क्या मार देंगे, सीधा सीधे मार देंगे ये हमारा अल्कीन है, ठीक है, प्रोपीन है, मतलब 3 कार्बन है तो प्रोपीन है। ओके, इस तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए भी सवाल पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फंक्शनल ग्रुप पे सवाल पूछा गया है, स्टेटमेंट के फॉर्म पूछा जा सकता है, इस तरह के डायग्राम देखे भी सवाल पूछा जा सकता है, डायग्राम बेस्ड पे सवाल आ रहे हैं तो पूछा जा सकता है। तो हमें याद करना है कि ज़्यादा जितना भी जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता क्या है और उसमें प्रीफिक्स सफिक्स क्या हम लगाते हैं, ठीक है। अल्कोहल में लगाते हैं OH, अल्डिहाइड में लगाते हैं RO, कीटोन में क्या लगाते हैं ON, और अल्डिहाइड और कीटोन होता है एक ही तरह का है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है कार्बन के चेन के बीच में हो जाता है और इसमें साइड में लिखा रहता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और अल्कीन और अल्काइन, ये सारे फंक्शन ग्रुप है जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें क्या करना है ध्यान रखना है। इस पे भी सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप फलाने कंपाउंड में जो है वो लगा हुआ है। तो अल्डिहाइड कीटोन में लोग अक्सर कंफ्यूज कर सकते हैं, तो हमको यही ध्यान रखना है यहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन में कि कार्बन के बीच में ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो हो जाता है कीटोन, ऑक्सीजन बीच में तो कीटोन, यहाँ पे देख रहे ऑक्सीजन बीच में है तो कीटोन, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। अल्डिहाइड क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन होता है साइड में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्शंस की तरह में सवाल पूछा गया है। एक सवाल ये पूछा गया है कि इसको आप देख लो, ये क्या हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको भी आप याद रखना है, एनसीईआरटी की पुस्तक में ये भी दिया हुआ है। ये आप थोड़ा सा समझ में रखोगे तो आपके कई सारे सवाल यहाँ से बन सकते हैं।
जैसे कि ये सवाल बन सकता है, विच एलिमेंट कैन रिप्लेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन रिप्लेस कर सकता है, तो हाइड्रोजन कौन रिप्लेस कर सकता है, जो उससे अधिक क्या होता है, ताकतवर होगा, उससे अधिक रिएक्टिव होगा, वही रिप्लेस कर सकता है। जो जितना रिएक्टिव होगा मतलब वो इतना ताकतवर है कह सकते हो, और वो क्या होगा, वो दूसरे मेटल को हटा के खुद वहाँ पे अपना कब्जा जमा लेगा। तो क्या रहा कि विच एलिमेंट कैन रिप्लेस हाइड्रोजन, तो इसमें जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है वो हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, चाहे पोटासियम, सोडियम, लिथियम, बैरियम हो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, टीन, निकल, ये सब क्या कर सकता है, हाइड्रोजन के ऊपर है तो ये सब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। इसके नीचे वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या करना है, ध्यान में रखना है। और इसकी बात करें तो मेटल विच कैन बी कट बाय नाइफ, नाइफ से कौन सा मेटल काटा जा सकता है, तो दोस्तों सोडियम पोटेशियम जो इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हम चाकू से ऐसे जैसे ब्रेड काटते हैं वैसे वैसे पोटेशियम सोडियम को हम काट सकते हैं। और क्या सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों, सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो चमकता है, तो उत्तर क्या होगा दोस्तों, आयोडीन होगा। सवाल और क्या पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मेटल होता है जो हाथ में गल जाता है, तो उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा उस केस में गैलियम होगा। ठीक है, सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, किताब को आपको अच्छे से पढ़ना ही है, अच्छे से एक एक पॉइंट वहाँ से कहीं से भी सवाल पूछ जा सकता है। आप कोई भी गाइड उठा लो वो सारे पॉइंट कवर नहीं कर सकता जिस तरह से एनसीईआरटी में सारे पॉइंट कवर है। ठीक है, जो पुस्तक है अरबी आप देख रहे हो जिस तरह का लेवल है, कहीं से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, एक एक पॉइंट से सवाल पूछे जा रहे हैं। एनसीईआरटी को कॉन्सेप्ट वाइज समझना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो किस तरह कुछ केमिकल रिएक्शंस पूछे गए हैं, तो केमिकल रिएक्शन विद एसिड क्या होता है कैल्शियम का, कार्बन का रिएक्शन विद जिंक क्या होता है, इसमें कौन सा किस तरह का रिएक्शन है, तो रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें क्या रिड्यूस हो रहा है, क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो कार्बन यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जिंक पर कॉपर सल्फेट क्या रिएक्शन होगा, तो ये क्या होगा, ये विस्थापन का रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन हो रहा है। वही मेटल सीरीज की अगर बात करें तो अगर यहाँ पे वापस से मैं आता हूँ, सॉरी, तो इसमें क्या होगा, इसी सीरीज में क्या होगा कि जो मेटल, मैं बताता हूँ मैं, जो मेटल ऊपर है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो जिंक देखो, जिंक कॉपर से ऊपर है तो क्या करता है, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो इसी तरह सवाल पूछा जाए तो आपको ये याद रहेगा, तो आप बता पाओगे कौन किस मेटल को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो जिंक और कॉपर सल्फेट रिएक्शन होगा, जिंक कॉपर सल्फेट में से सल्फेट के साथ बैठ जाएगा और कॉपर को क्या कर देगा, वो रिप्लेस कर देगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो द्विविस्थापन रिएक्शन पर भी सवाल पूछा गया है इस तरह का सवाल कि द्विविस्थापन रिएक्शन में जो होता है वो प्रेसिपिटेट बनता है, उसका कलर क्या हो सकता है। तो ये रिएक्शन यानी कि क्या थे कि सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड का रिएक्शन होगा तो किस रंग का जो है वो प्रेसिपिटेट बनेगा, किस रंग का वो सब्सटेंस बनेगा जो कि पानी में घुलनशील नहीं है। तो बैरियम सल्फेट बनता है और इसका कलर क्या होता है, कलर होता है वाइट। ठीक है, इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। H2SO4 का पीएच पूछा गया है, एसिड बेसिस सवाल, पीएच की चर्चा हम कर चुके हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो पीएच क्या होता है, 1-2 के आसपास होता है, तो उसका पीएच वही होगा 1-2 के आसपास इसका पीएच रहेगा, एक ही रहेगा, 0 भी रह सकता है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये एसिड होता है। आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर वैलेंसी पे सवाल पूछा गया, तो एटॉमिक नंबर दे देते हैं, कहते हैं इन दो में किसकी सेम वैलेंसी होगी। ये सवाल पूछा गया है कि 2, 5, 7, 8, 18 इन एटॉमिक नंबर्स में किसकी जो वैलेंसी है वो सेम होगी। तो देखो 2 है, 2 मतलब क्या हो गया, हमारा हीलियम हो गया। 20 तक के आपको याद होने चाहिए क्या एलिमेंट है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। बी हो गया हमारा हीलियम, 18 क्या है, आर्गन, दोनों क्या है, दोनों की यहाँ पे ड्यूएट पूरा यानी कि 2 इसके ऑटोमोस्ट सेल में पूरा हुआ है, और आर्गन के ऑटोमोस्ट कितना है, 18, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन है। जब 8 है तो कहीं और कुछ घुसने की गुंजाइश नहीं है, तो वैलेंसी भी नहीं है। तो इन दोनों की वैलेंसी क्या है, 0 है, और इन दोनों की वैलेंसी क्या है, सेम है। ठीक है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी पूछी गई थी, तो एटॉमिक नंबर जितना है 3, मेटल के जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसकी वैलेंसी हो जाती है, और नॉन मेटल का वैलेंसी क्या कितना होता है, 8 में से उसके एटॉमिक नंबर को घटा दे तो वो उसका वैलेंसी हो जाता है। ऑक्सीजन का ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, ऑक्सीजन की वैलेंसी पूछे तो क्या करना है, 8 में से 6 घटा देना, बच जाएगा 2। और जो मेटल है, जो धातु है, उसका एटॉमिक नंबर है वही उसकी वैलेंसी है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, सॉरी ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन जितना है वही उसकी वैलेंसी है। तो एल्यूमिनियम का ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है, तो 3 ही जो है इसकी वैलेंसी है। ठीक है, सोडियम में कितना है, 1 है, तो 1 ही सोडियम की वैलेंसी है। एक इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा गया था,
सवाल पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या C4 माइनस आयन में कितनी होगी। C4 माइनस आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी ये हमें बताना था। C4 माइनस आयन क्या होगा, कार्बन के पास क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये 4 और इलेक्ट्रॉन ले आया अपने पास, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है, 4 और इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास ये ले आया। आउटर मोस्ट में 4 है, 4 और ये अपने पास ले आया, ठीक है। और आउटर मोस्ट में 4 और बीच वाले में तो क्या है, बीच वाले में 2 है। 2n2 का फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो 2 होता है, फिर 4 होती है, कार्बन होता है। अब 4 और इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया टोटल, 8 हो गया। और प्रोटॉन कितना है, सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 4 8 2 10 हो गया। ये आउटर मोस्ट में 8 हो गया, टोटल मिला कितना हो गया, 10 हो गया। और अगर बात करें कि इसमें प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन तो भाई पहले भी जो है वो कितना था, 6 ही था, और अभी भी क्या है, 6 ही है। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन 6 था और प्रोटॉन भी क्या था, 6 था पहले से। 4 और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया 10 और प्रोटॉन हो गया कितना, 4, ठीक है। एक बार अच्छे से इसको समझ लेते हैं। कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2 और 4, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल है तो 6 प्रोटॉन भी होंगे इसके न्यूक्लियस में। 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। अब क्या हो रहा है कि C4 माइनस आयन बन रहा है। C4 माइनस आयन का मतलब क्या, 4 इलेक्ट्रॉन और इस पे ऐड हो गए हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 4 8 2 10, और प्रोटॉन कितने हो गए, ये पहले से 6 था, 6 ही है, तो 6 प्रोटॉन हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका सही उत्तर होगा। इस तरह के सवाल बन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये जो आप टेबल है आप इसको अच्छे से याद कर लें। इसको हमने कई बार एक्सप्लेन भी किया हुआ है और इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो इसका एक स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टेबल, इस टेबल से हर शिफ्ट में सवाल आ रहा है दोस्तों, ठीक है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला N2CO3 10H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है इसमें, 10 है। बेकिंग सोडा NaCO3, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaCO3.12H2O, जिप्सम CaCO3.2H2O। ये सवाल पूछा गया था कि एक बार शिफ्ट में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, तो जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करने पे ये बनता है, ओके। सबके इस्तेमालों से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं कि इसमें बोडोक्स बनाने में क्या काम आता है, बोडोक्स बनाने में वॉशिंग सोडा का काम आता है, ठीक है। तो ये सारे इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। अच्छा, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट हेमी हाइड्रेट किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। कैल्शियम कार्बोनेट हेमी यानी कि हाफ H2, हेमी हाइड्रेट किसे कहते हैं इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक जो टॉपिक आजकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है बायोलॉजी का, वो है एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों क्या करते हैं, हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स छोड़ते हैं, कुछ हार्मोन्स से छोड़ते हैं, कुछ एंजाइम छोड़ते हैं, जिनका कार्य होता है हमारे बॉडी में जो फंक्शंस हो रहे हैं उनको सुचारू ढंग से उस चीज़ को चलाना का, ठीक है। तो 2 तरह के ग्लैंड होते हैं बेसिकली, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। दोनों में अंतर कुछ खास नहीं होता है, सिंपल सा अंतर होता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं या जो अंतर्स्रावी जो होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, वो खून में, रक्त में सीधा सीधे क्या कर देते हैं, जो हार्मोन है उसको छोड़ देते हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती है, उनका काम क्या होता है, वो हमेशा जो है ग्रंथियों को छोड़ने के लिए नलिकाओं का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। डक्ट्स क्या होता है, बेसिकली छोटा सा पाइप होता है, तो उसके थ्रू जो है वो खून में वो अपने एंजाइम या हार्मोन को या हमारे बॉडी पार्ट में कहीं भी इसको छोड़ते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन क्या करते हैं, खून में जो है सीधा सीधे इसको छोड़ देते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, एक डक्ट के थ्रू जो होता है वो इस ग्लैंड्स इस जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको उसमें छोड़ने का काम करते हैं, जहाँ भी इसकी आवश्यकता है, चाहे वो इंटेस्टाइन में हो, पेट में हो, कहीं भी वो डक्ट्स के थ्रू इसको छोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक अंतर है दोनों के बीच का। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसकी पोजीशन भी याद कर लें क्योंकि दोस्तों इमेज बेस्ड भी सवाल पूछा जा रहा है। तो कौन सा ग्लैंड है वो कहाँ पे है ये हमको पता होना चाहिए डायग्राम के थ्रू। इस तरह के डायग्राम देखिए भी सवाल पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो हमारा ग्लैंड है वो किस जगह पर स्थित है। तो इस डायग्राम को अच्छे से देख लें, एनसीईआरटी किताब से इस डायग्राम को आप अच्छे से पढ़ लें, ओके। तो कौन सा ग्लैंड कहाँ पर है ये आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर डिस्कस करने लायक है कि जो सारे ग्लैंड्स हैं,
उनका काम क्या होता है, उनसे कौन सा हार्मोन निकलता है, ये आपको याद करना है, आपको समझना जरूरी है। पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं ये भी सभी जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, उनका ये सबका ये मालिक होता है, सबका बॉस होता है। और जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो ये कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो जैसे कि एक है ये हार्मोन छोड़ता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो थायराइड जो हार्मोन जो ग्लैंड है उसको ये कंट्रोल करने का इसके थ्रू ये काम करता है। इसके तरह ये जो हार्मोन छोड़ता है उसका नाम है लुटिसनिंग हार्मोन LH, ये इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से बन सकता है। इसका जो काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल अदर ग्लैंड करना, ग्रोथ हार्मोन छोड़ना एक इंपॉर्टेंट काम होता है इसका, ग्रोथ हार्मोन इससे हमारा जो होता है वो ग्रोथ होता है, ओके। इसके अलावा बात करें तो पिनल ग्लैंड शीर्ष ग्रंथि का जो हार्मोन निकालते हैं मेलाटोनिन, इसका काम क्या होता है, स्लीप हार्मोन के रूप में इसका काम होता है। तो स्लीप हार्मोन के रूप में मेलाटोनिन होता है, ये आपको याद रखना है। थायराइड, थायरोक्सिन, ये सारे पूछे जा सकते हैं किसी न किसी शिफ्ट में, तो आपको अच्छे से पढ़ना है इसको। आयोडीन जो है इसकी सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है, बचपन में प्रचार सुनते थे हमने, आयोडीन की कमी से क्या होता है, थायराइड की बीमारी होती है। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते होंगे तो नमक में आयोडीन डालने की बात की जाती होगी, ठीक है। 90s के आप हो गए तो आप आसानी इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे, उस टाइम टीवी देखते होगे तो यहाँ पे क्या होता है, आयोडीन किसके थ्रू होता है, थायरोक्सिन के थ्रू होता है, और इसीलिए क्या होता है हमें आयोडीन खाने के लिए कहा जा सकता है, तो सवाल ये भी बन सकता है। उसके अलावा एड्रेनल रश, अचानक से गुस्सा आ जाना, अचानक से मतलब BP हाई हो जाना, या अचानक से मतलब हाँ ठीक है, या अचानक से किसी चीज़ के प्रति भावना जागृत हो जाना, जो कहते हैं लोहे खड़े हो जाना, वो एड्रेनलिन ग्लैंड के थ्रू, अधिविक ग्रंथि जो होती है उसमें जो एड्रेनलिन निकलता है उसके थ्रू होता है। कहीं से भी सवाल बन सकते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। पैंक्रियाज, अग्नाशय जो होता है ये दोनों तरह का ग्लैंड का काम करता है, एंडोक्राइन भी एक्सोक्राइन भी, ठीक है। एक्सोक्राइन क्या होता है हम तो पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में, और एंडोक्राइन ग्लैंड में ये इंसुलिन छोड़ता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर मेंटेन करने का काम करता है। हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे उसको आपने कभी कभी सुना होगा जिन्हें डायबिटीज़ की बीमारी है, उन्हें इंसुलिन की जो है गोलियां दी जाती हैं, या इंसुलिन के शॉट्स यानी कि इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। पैराथायराइड हार्मोन छोड़ता है, इसका काम क्या होता है, बॉडी में ब्लड लेवल को मेंटेन करना, कैल्शियम फॉस्फोरस लेवल को मेंटेन करना। इसके अलावा जो मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन, और वुमेन में होता है ऑस्ट्रोजन, जो छोड़ा जाता है किसके द्वारा, ये छोड़ा जाता है टेस्टिस के द्वारा मेल में, और ओवरी के द्वारा फीमेल में ऑस्ट्रोजन, ठीक है। पुरुषों में एंब्रियो और महिलाओं में अंडाशय। इनका काम क्या होता है, पुबर्टी, यानी कि जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, जब हम जवान हो रहे होते हैं, तो इन हार्मोन्स का इसमें बेहतर काम होता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो अपना प्रमुख उत्पाद किसी नलिका के द्वारा अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड हमने पिछले सत्र में पढ़ा हुआ है। इसके अलावा इस तरह के सवाल पूछे गए थे कि लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो ये होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटा सेल अब जान लेते हैं क्या होता है, ये पूछा जा सकता है, तो ये होता है दोस्तों माइकोप्लाज्मा, जरूर पूछा जाएगा। अपने शरीर की बात करें, हमारे शरीर सबसे बड़ा बॉडी कौन सा होता है, एक सेल होता है महिलाओं के अंदर जो बनता है। स्मॉलर सेल कौन सा होता है, अनुमस्त ग्रैनुअल कोशिका सबसे छोटा सेल होता है, ग्रैनुअल सेल ऑफ द सेरेब्रम, ठीक है। ये सब सवाल बन सकते हैं। अच्छा, एक्सोक्राइन ग्लैंड से कुछ एग्जांपल भी जान लेते हैं, जैसे कि पैंक्रियाज भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस छोड़ता है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जरूर पढ़ा हुआ है। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ से सवाल पूछा गया है, ये पटलाइन जो होता है इसके बारे में सवाल पूछा गया है, इसको हम क्या कहते हैं, सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं, ठीक है। लीवर भी चक्र होता है, बाइल जूस छोड़ता है, तो ये भी क्या है, एक तरह का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड स्तन ग्रंथियाँ जो होती हैं, जहाँ से बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग जो करवाया जाता है, जो बच्चों को माँ को अपना दूध पिलाती है, तो मेमोरी ग्लैंड्स के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। पटाइलिन जो है पूछा गया था, लाल ग्रंथि जिसको कहते हैं, ओके। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस पे सवाल बन रहे हैं हर शिफ्ट में। इसमें पूछा क्या गया था, विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग नॉट रिक्वायर्ड बाय फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है। प्रकाश संश्लेषण देखो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन ये है, CO2 और H2O की आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, सनलाइट की आवश्यकता है ही, क्लोरोफिल की आवश्यकता है ही, किसकी आवश्यकता नहीं, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसका प्रोडक्ट है, ये रिजल्ट है। फोटोसिंथेसिस जब कर रहे हैं तब इसकी आवश्यकता नहीं ना है, इसकी आवश्यकता क्या है, आवश्यकता क्या है, ये तो बन रहा है। जब जरूरत कितनी चीज़ों की पड़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की, पानी की, सनलाइट की, क्लोरोफिल की, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण है, उससे भी सवाल लगातार पूछे ही जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है हमें। इसके अलावा क्लासिफिकेशन सवाल देखने को मिले हैं रेप्टाइल्स के द्वारा सवाल, तो रेप्टाइल्स के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं।
ये ठंडे खून वाले यानी कि कोल्ड ब्लड होते हैं, इनके शरीर पर स्केल जैसे बने होते हैं। सांप का आपने देखा होगा, अभी देखा होगा कि नाक के ऊपर जो क्या होता है कि स्केल जैसा बना रहता है, इसे पॉइंट के साइज में बना होता है, ठीक है। तो इसके अलावा क्या होता है, इनके पास 3 कक्षी, यानी हमारे पास क्या होता है 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, इनके पास 3 ही चैम्बर ऑफ हार्ट होता है। 4 हृदय कक्ष सिर्फ क्रोकोडाइल में होता है। ये भी याद रखना, एक्सेप्शन है इसमें कि रेप्टाइल में ऐसा कौन सा रेप्टाइल है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, तो वो होता है क्रोकोडाइल, ठीक है। ये अंडे देते हैं। चूहा, मगर, सांप, ये सब क्या होता है रेप्टाइल के एग्जाम्पल होते हैं। रेप्टाइल के बारे में पूछा गया हो सकता है, जो एम्फीबिया के बारे में पूछा जाए, ब्लड के बारे में पूछा जाए, सबके बारे में हम थोड़ा जान लेंगे। 3 पक्षी होते हैं ये भी। एम्फीबिया में जो खास बात ये होती है कि ये गलफड़ों और फेफड़ों दोनों के माध्यम से सांस लेते हैं, यानी कि गिल्स और लंग्स दोनों तरीके से ये सांस लेते हैं, ठीक है। गिल से कौन सांस लेती है, मछलियाँ लेती है, और फेफड़ों से हम लेते हैं, इंसान लेते हैं, पंछियाँ लेती हैं, ठीक है। तो ये किसमें 3 चैम्बर्ड होते हैं, कौन किस तरह से सांस लेता है, और उसके कुछ एग्जाम्पल, ये सब को पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन में। प्लांट क्लासिफिकेशन भी पूछा जा सकता है, एनिमल क्लासिफिकेशन पूछा गया है तो इस पर सवाल आएगा, उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल क्या क्या सवाल पूछा गया है और क्या क्या हमें जानना है। तो एक सवाल बोन्स के बारे में, हड्डियों के बारे में पूछा गया था। हड्डियों के बारे में क्या सवाल बन सकता है, लिगामेंट वगैरह के बारे में सवाल बन सकता है आगे के सिस्टम में, ठीक है। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन ह्यूमन सिस्टम्स, यानी कि हमारी जो सिस्टम्स है उस पर डायग्राम बेस्ड भी सवाल लगातार आता रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सारे पे सवाल बने हुए हैं। ग्लैंड्स, हार्मोन पे सवाल आने शुरू हो गए, क्लासिफिकेशन में सवाल आने शुरू हो गए, फोटोसिंथेसिस पे सवाल हर शिफ्ट में बन ही रहा है। केमिकल रिएक्शंस जितने भी एनसीईआरटी के पढ़ लेने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट चल रहा है अभी, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस पूछे जा रहे हैं, उनके कंपाउंड के नाम पूछे जा रहे हैं, और होमोलोगस सीरीज और जो फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट है उसको हमको अच्छे से पढ़ लेना। प्रोडक्ट टेबल हर शिफ्ट में सवाल पूछा गया है, इस शिफ्ट में भी पूछा गया है, तो इसे हमने कई बार डिस्कस किया पिछले वीडियोज़ में। ऑप्टिक्स को भी हमने कई बार डिस्कस किया, जिससे भी सवाल काफ़ी सारा पूछा गया है। मैग्नेटिज्म से सवाल पूछा गया है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हमें अच्छे से इसके बारे में पढ़ लेनी चाहिए, इनके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। अगर इस वीडियो में मिलेंगे और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इसी तरह से क्या क्या सवाल आए हुए हैं, साथ ही साथ कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए कहते हैं आर्मी ग्रुप डी की तैयारी इस तरह से करते रहिए, रेगुलर वीडियोस देखते रहिए। अब वीडियोस को पूरा देखा करिए, पूरा देखने से क्या होगा, आप एक एक जो डिटेल से थोड़ा सा आपको वहाँ से सब कुछ समझ में आते रहेगा। आप एक जो है लिंक जोड़ पाएंगे कि अभी ये आया है, अभी ये आया है, अब और क्या क्या आ सकता है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है साइंस में। साइंस में अब इसी तरह से सवाल बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। बेसिक सवाल ऑप्टिक्स, पीरियोडिक टेबल, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, यहीं से सवाल बन ही बन रहा है। तो ये इनको पढ़ लोगे आप, कुछ नंबर तो ऐसे ही कंफर्म अपने कर ही लोगे, ठीक है। साथ ही साथ मैथ्स की क्लासेस भी जरूर अटेंड करें अमित सर द्वारा, और सरकारी परीक्षा को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें, और इसी के साथ समाप्त करेंगे आज के सेशन को। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं अच्छे से दीजिएगा, पढ़ के आइएगा। धन्यवाद।